अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आटे और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद कार्रवाई का मुतालबा हुआ। अपोजिशन ने जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार पर इल्जाम लगाया। हुकूमती रहनुमाओं ने दावे किए कि इमरान खान अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ेंगे, कीमतों में इजाफे का एहतसाब करेंगे, बाकायदा तहकीकात कराएंगे और वाज़ेह होगा कि उनके दोस्त और हुकूमती साथी अगर इसमें मुलविस हैं या नहीं। फिर उसके बाद एक के बाद एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ। जहांगीर तरीन ने इंटरव्यूज़ दिए, आशफाक चौधरी साहब ने भी जहांगीर तरीन को, खुसरो बख्तियार को इस सारे क्राइसिस से बरी ज़िम्मा करार दिया। वज़ीर आज़म सहाफ़ियों से मिले, उन्होंने भी कहा कि जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार इस पूरे क्राइसिस में मुलविस नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की। सबको इंतज़ार था कि वज़ीर आज़म क्या ऐलान करते हैं। फिर जहांगीर तरीन ने मीडिया पर आकर बताया कि वज़ीर आज़म ने तो उन्हें मीडिया पर दिफा करने भेजा है, इसलिए वो अपने इंटरव्यूज़ में चीनी की कीमतों में इजाफे का दिफा कर रहे हैं। हमने भी उनसे रब्ता किया, कल भी रब्ता किया, आज भी रब्ता किया, प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। वो मुसलसल हमारे रब्ते के बावजूद नहीं आए। ये प्रोग्राम लाइव है, वो हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और जो जवाबात दिए, इसके अलावा जो हुकूमती वज़रा जवाबात दे रहे हैं, वो जवाबात मज़ीद सवालात को जन्म दे रहे हैं और वो सवालात हम आपके सामने रखते हैं। जहांगीर तरीन ने टीवी इंटरव्यूज़ में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का दिफा किया। बकौल उनके उन्हें वज़ीर आज़म ने ऐसा करने को कहा। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत में इजाफे का फ़ायदा काश्तकार को हुआ है, क्योंकि काश्तकार को गन्ने की फीमन कीमत 250 रुपए तक मिल रही है। गन्ना महंगा है और चीनी महंगी हो गई है। पिछले साल 180 रुपये कीमत हमने दिलवाई थी, ज़बरदस्त बड़ा एक्शन लेके फार्मर्स को। इस साल कीमत 230 रुपये की एवरेज चल रही थी। आज मैं सुन रहा हूँ कि 250, 260 रुपये, 270 रुपये गन्ना भी खरीदा जा रहा है। कोई इस तरह का कार्टेल ऑपरेट नहीं कर रहा, कर सकता ही नहीं है। देखें, ये बता दूँ कि चीनी की जो इतनी कीमत बढ़ी है, उससे 60 अरब रुपया ट्रांसफ़र हो रहा है ज़मींदार की जेब में। चीनी की बढ़ती हुई कीमत का फ़ायदा सारा ज़मींदार को मिल रहा है और ज़मींदार खुश है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ज़मींदार को कुछ पैसे कमाने दें। जहांगीर तरीन गन्ने की जिस कीमत की बात कर रहे हैं वो एवरेज रेट नहीं है, जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। मगर अहम बात यह है कि ये रेट हालिया सीज़न के हैं, जिससे चीनी बनकर दिसंबर में मार्केट में आई है। मगर चीनी की कीमत तो गुज़िश्ता साल से ही बढ़ रही है। गुज़िश्ता सीज़न में गन्ने की फीमन कीमत 180 रुपये थी। खुद जहांगीर तरीन ने कहा कि गुज़िश्ता साल काश्तकारों को 180 रुपये फीमन कीमत मिली थी। अब दिसंबर तक यही चीनी मार्केट में थी, जिसके गन्ने की कीमत फीमन 180 रुपये दी गई थी, जो कि खुद जहांगीर तरीन साहब ने कहा, हामिद मीर साहब को बताया। और ये चीनी भी थी सरप्लस, जो कि नदीम मलिक साहब को बताया, यानी ज़रूरत से ज़्यादा थी। मगर इसके बावजूद गन्ने की कीमत को बुनियाद बनाकर चीनी की कीमत में इजाफा किया गया। हम आपको हुकूमत के अपने नंबर्स दिखाते हैं, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पर अभी आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके मुताबिक नवंबर 2019 में गन्ने की क्रशिंग ज़ीरो है, यानी शुगर मिल्स ने इस सीज़न की चीनी बनाने का आगाज़ ही नहीं किया था। जबकि दिसंबर में 10,93,235 टन चीनी तैयार की गई, यानी नवंबर में रवां साल के गन्ने की नहीं, बल्कि जो शुगर मिल्स के पास पिछले साल की चीनी का स्टॉक मौजूद था, वो चीनी मार्केट में थी। तो जहांगीर तरीन ने इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि 180 रुपये फीमन जो हुकूमत का मुकर्रर करदा रेट था, उस पर गन्ना लिया गया था और उसी सस्ते गन्ने की चीनी महंगे दामों शुगर मिल मालिकान अपने पिछले साल के स्टॉक से मार्केट में बेच रहे थे। अहम बात यह है कि पंजाब में शुगर कवानीन के तहत अक्टूबर से नवंबर में क्रशिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, मगर पाकिस्तान में नवंबर में चीनी की कीमत 75 से 80 रुपये कर दी गई थी। गन्ना मौजूद था, मगर शुगर मिल मालिकान क्रशिंग शुरू करने को तैयार नहीं थे। उनके पास स्टॉक मौजूद था, उसके बावजूद उसमें इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने मार्केट में चीनी की कीमतों को देखते हुए उन्हें कानून के मुताबिक मजबूर तक नहीं किया कि वो चीनी की क्रशिंग शुरू करें, गन्ने की क्रशिंग शुरू करें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी और शुगर मिल मालिकान पिछले साल के सस्ते गन्ने का स्टॉक महंगे दामों बेचते रहे और अरबों रुपए मुनाफा कमाते रहे। और अब ये कह रहे हैं कि ये मुनाफा असल में काश्तकार को हुआ। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता बरस अगस्त में पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अहम फैसला किया था, जिस पर अमल दरामद हो जाता तो किसानों का वाकई भला हो जाता, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं कराया गया। 29 अगस्त 2019 को द न्यूज़ में मुनव्वर हसन की रिपोर्ट शाया हुई, जिसके मुताबिक पंजाब हुकूमत ने वक्त पर शुगर मिल्स मालिकान को मजबूर करके वक्त पर नवंबर में कानून के मुताबिक गन्ने की क्रशिंग का फैसला किया है, क्योंकि बाअसर शुगर मिल मालिकान वक्त पर गन्ने की खरीदारी नहीं करते थे। जब शुगर मिल मालिकान गन्ने की खरीदारी वक्त पर नहीं करते तो गन्ने के काश्तकार का नुकसान हो जाता है, क्योंकि गन्ने का वजन कम होना शुरू हो जाता है, जिससे उनका गन्ना
सस्ता बिकता है और उनका नुकसान होता है। फिर गन्ना खरीदारी में देर होने की वजह से काश्तकार को अगली फसल की काश्तकारी के लिए पैसे वक्त पर नहीं मिलते और वो सस्ते दामों गन्ना फरोख्त करने पर मजबूर हो जाता है। खबर के मुताबिक इसीलिए किसान बोर्ड की मीटिंग 3 सितंबर को बुलाने का फैसला किया गया ताकि पंजाब हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि वक्त पर क्रशिंग शुरू हो जाए। 29 अगस्त 2019 को केन कमिश्नर और डायरेक्टर फूड पंजाब वाजिद अली शाह का मौक़िफ़ भी इस रिपोर्ट में था कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि काश्तकार को शफाफ अंदाज में उसकी गन्ने की कीमत मिले, वक्त पर क्रशिंग हो। ये फैसला पंजाब हुकूमत ने अगस्त में कर लिया था, मगर फिर क्या हुआ ये कि ना काश्तकार से वक्त पर गन्ना लिया गया, ना तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने वक्त पर गन्ने की क्रशिंग शुरू कराई। खुद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर जो हमने आपके सामने रखे हैं उसके मुताबिक नवंबर में चीनी की पैदावार ही नहीं आई, यानी क्रशिंग नहीं की गई। पिछले साल की सस्ती चीनी 53 रुपये से 80 रुपये फी किलो तक पहुँच गई। इसी तरह 20 नवंबर 2019 को डॉन अखबार में सलीम मुबारक की खबर शाया हुई और उसके मुताबिक काश्तकार दिल बर्दाश्ता हैं क्योंकि क्रशिंग सीजन वक्त पर शुरू नहीं हो रहा, हुकूमत कुछ नहीं कर रही और काश्तकार अगले सीजन में गंदम की वक्त पर काश्तकारी करने के काबिल ही नहीं है। 15 नवंबर को क्रशिंग शुरू होनी थी, मगर अब तक शुगर मिलर्स ने ना कोई क्रशिंग की तारीख दी है, ना वो गन्ना खरीद रहे हैं और हुकूमत खामोशी से देख रही है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद ने कहा कि काश्तकारों का दोनों ही इस्तेहसाल कर रहे हैं, शुगर मिलर्स भी और हुकूमत भी, क्योंकि शुगर मिलर्स गन्ना खरीद नहीं रहे और हुकूमत उन्हें वक्त पर ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर रही, क्योंकि अगर गन्ना उठाया जाएगा तो ही उस जमीन को अगले सीजन के लिए गंदम बोने के लिए तैयार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि काश्तकार की लागत खाद, डीजल और बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफे की वजह से बढ़ गई है, मगर हुकूमत का सारा झुकाव शुगर मिल मालिकान की तरफ है। मार्केट में चीनी की कीमत 80 रुपये हो गई है, मगर गन्ने का रेट हुकूमत ने वही पुराना 190 रुपये फी मन रखा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले साल भी शुगर मिल मालिकान को 6 रुपये 60 पैसे फी किलो सब्सिडी दे दी गई, मगर जब किसान ने मदद मांगी तो हुकूमत ने उन्हें बताया कि वर्ल्ड बैंक ने सब्सिडी देने से मना किया। खबर के मुताबिक फैसलाबाद किसान इत्तेहाद के सदर मियां रिहान ने कहा कि गन्ना कटाई के लिए तैयार है, मगर शुगर मिल मालिकान गन्ना नहीं खरीद रहे, जिसकी वजह से गंदम की काश्त में देर हो जाएगी और किसान का भारी माली नुकसान होगा। फिर 2 दिसंबर 2019 को डॉन अखबार में खबर छाया हुई, जिसके मुताबिक महज शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू की है, चंद शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू की है और काश्तकारों को 182 से 190 रुपये फी मन का रेट दिया जा रहा है। किसान अक्टूबर के आखिर में गंदम की काश्त करना शुरू करते हैं, मगर महज 35% काश्त का टारगेट अब तक पूरा हो सका है क्योंकि उनसे गन्ना खरीदा ही नहीं गया, यह रिपोर्ट में मौजूद था। मगर इस सब के बावजूद जहांगीर तरीन का दावा है कि किसान को फायदा हुआ और वजीर आजम ने उनकी बात पर यकीन करके बकौल जहांगीर तरीन के उन्हें मीडिया पर दिफा करने भेज दिया है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हुआ है। 18 महीने में चीनी की कीमत 30 रुपये फी किलो तक बढ़ गई है। जून 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त चीनी की कीमत 54 रुपये 15 पैसे थी और फिर 5 साल बाद जब मई 2018 में नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो उस वक्त फी किलो चीनी की कीमत 52 रुपये 68 पैसे थी। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई अगस्त 2018 में, उस वक्त चीनी की कीमत 55 रुपये 21 पैसे हुई। उसके बाद जनवरी 2019 में यह कीमत बढ़कर 58 रुपये 47 पैसे हो गई और फिर 6 माह में चीनी की कीमत में तकरीबन 12 रुपये का इजाफा हुआ और जून तक चीनी की कीमत 70 रुपये 89 पैसे हो गई और अब जनवरी 2020 में यह कीमत बढ़कर 75 रुपये 83 पैसे पहुँच गई और फरवरी यानी रवा माह यह कीमत 83 रुपये तक पहुँच गई है, 30 रुपये का इजाफा। और 70 रुपये का से 75 रुपये उस वक्त हो गई जब पिछले साल का गन्ना और पिछले साल की चीनी जो थी वो मार्केट में मौजूद थी, पिछले साल के गन्ने से बनी हुई। अगर सिर्फ दिसंबर तक के सरकारी इदारों शुमार का जायजा लिया जाए तो इस वक्त पुरानी चीनी मार्केट में थी, मगर चीनी की कीमत 71 रुपये थी। मगर रवा सीजन की कीमत को बुनियाद बनाकर चीनी महंगी की गई, हालांकि गन्ना सस्ता लिया गया था और गन्ने की पैदावार भी सरप्लस थी, मगर इसके बावजूद भी चीनी महंगी की गई। अब अहम बात यह है कि गुज़िश्ता साल जून और जुलाई में जब चीनी की कीमत में तेज़ी से इजाफा हुआ था उस वक्त भी जहांगीर तरीन से सवाल हुआ था, मगर उस वक्त उनका जवाब था कि चीनी की कीमत में इजाफे की वजह टैक्स है। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है जो लोग इसको फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पर नहीं जा रहा। उस वक्त जहांगीर तरीन ने कहा कि जो कीमत बढ़ी है वो पैसा इजाफी सारा का सारा हुकूमत को जा रहा है। आज वो कह रहे हैं कि सारा का सारा पैसा किसान को जा रहा है, मगर जब उन्होंने ये बात की तो फिर हमाद अजहर साहब ने आकर बताया कि हमने तो टैक्स 3.5 रुपये का लगाया है और अब लगाया है, कीमत तो पहले से 20-25 रुपये बढ़ी हुई है। शुगर की जो कीमत है वो पिछले 3 माह में 20 से 25 रुपये बढ़ी है। टैक्स हम अब लगा रहे हैं 3.5 रुपये किलो और अपोजिशन कह रही है कि ये टैक्स लगाने की वजह से। देखें, इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए।
यहाँ ये बात भी अहम है कि जहांगीर तरीन ने दावा किया कि चीनी की कीमत में इजाफे से काश्तकार को 50 से 60 अरब रुपए का फायदा हुआ, मगर काश्तकार ने तो गुज़िश्ता बरस खुद जहांगीर तरीन के बकौल 180 रुपए का गन्ना बेचा और वही पिछले साल का स्टॉक फिर मार्केट में 80 रुपए फी किलो पर फरोख्त हुआ। तो 50 से 60 अरब रुपए का फायदा किसे हुआ, काश्तकार को या फिर शुगर मिल मालिकान को? हुकूमत की तरफ से चीनी की कीमत में इजाफे पर एक्शन लेने और उसका हल तलाश करने के बजाय जवाब तलाश किया जा रहा है। हालांकि 9 फरवरी को वफाकी वजीर असद उमर ने कहा था कि फरवरी के महीने में ही बड़े फैसले लिए जाएंगे। वजीर आजम ने फैसला कर लिया है, मसनूई बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फरवरी के महीने के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बड़े फैसले करने जा रहे हैं वजीर आजम, जिससे ये महंगाई जो बढ़ी है इसकी कमर तोड़ी जाएगी, महंगाई को नीचे लाया जाएगा और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस मसनूई महंगाई के जिम्मेदार हैं, वजीर आजम ने फैसला कर लिया है, आप उन पर भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला फरवरी के महीने के अंदर अंदर उन लोगों के ऊपर भी फैसले किए जाएंगे और जो जो इस मसनूई महंगाई का जिम्मेदार है उसको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो मुश्किल का वक्त है ये खत्म होने का वक्त आ गया है। असद उमर के इस बयान के 2 दिन के बाद जहांगीर तरीन मीडिया पर आए और उन्होंने बताया कि वजीर आजम को चीनी की कीमत में इजाफे की उनकी बात समझ आ गई और उन्होंने ये बात अवाम को समझाने के लिए उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो टीवी पर जाएं। फिर गुज़िश्ता जुमे को वजीर आजम इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का आटे और चीनी के बहरान में कोई किरदार नहीं है, मगर अगले ही दिन उन्होंने तस्लीम किया कि आटे और चीनी महंगी होने में हुकूमत की कोताही है। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने IB, ISI और FIA को ज़र अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन की मॉनिटरिंग की हिदायत की है ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। अब वज़ीर आज़म ने एजेंसीज को मॉनिटरिंग का कहा है, मगर जब सिविलियन एजेंसी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी तो उसकी जगह वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन की बात मान ली। आमिर साहब ने उनसे इस सिविलियन एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से सवाल भी किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। आपकी वज़ीर आज़म साहब से पिछले दिनों 2-3 मुलाकातें हुई हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कोई आपसे इस बारे में पूछा, कोई आपसे एडवाइस ली कि यार ये जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है इसको हम किस तरह कंट्रोल करें? देखें, उनको बहुत सी चीज़ों को लोगों ने बातें की हुई थी, मैंने जाके ये जो आपको बताया उनको बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात की कि आप फ़ौरन जाएं टेलीविज़न पे और सिर्फ आप क्लियर कर सकते हैं इस मसले को, बिकॉज और हमें कोई डिफेंड नहीं कर रहा, कोई समझा नहीं रहा लोगों को कि असलियत क्या है। तो जब से उन्होंने मुझे ये कहा है, मैं तकरीबन रोज़ टीवी पे आके ये एक बयान करता हूँ और लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर को कुछ लोगों ने जो कुछ रिपोर्टें दी थी उसमें एक सिविलियन सिक्योरिटी एजेंसी भी थी, तो वो रिपोर्टें सारी गलत थी? जी, सारी गलत थी, वो प्रूव हो गई हैं साबित हो गई हैं कि वो गलत थी। एक सिविलियन सिक्योरिटी एजेंसी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी, जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म को बताया ये रिपोर्ट गलत है। जहांगीर तरीन ने जो वज़ीर आज़म को समझाया वो वज़ीर आज़म को समझ में आ गया और वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन से कहा कि ये बात आवाम को जाकर भी समझाएं और उन्हें कायल करें। हालांकि खुद हुकूमती अरकान चीनी माफिया का जिक्र कर चुके थे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर, जिनकी हर बात अपोजिशन रहनुमाओं के हवाले से वज़ीर आज़म मानते हैं, अपनी तकारीर में उसका जिक्र करते हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शुगर माफिया की बात की। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस बात को कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात पकड़ी है और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाइएगा और मंतकी अंजाम तक चौधरी शुगर मिल के बाद इस पूरे माफिया को एक्सपोज कीजिएगा ताकि पता चले आवाम को कि क्या होता रहा है इस मुल्क में। मैं एग्री करता हूँ आपसे, ये माफिया है, शुगर बहुत बड़ा माफिया है और सब्सिडी के मद में बिल्कुल लूटता है। मगर ये बात उनकी नहीं मानी। शहजाद अकबर ने शुगर सब्सिडी की तहकीकात की हिमायत की, मगर वज़ीर आज़म ने उनकी ये बात भी नहीं मानी क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सब्सिडी की तहकीकात नहीं हुई। महज चौधरी शुगर मिल्स और सिंध में उमनी शुगर मिल्स की तहकीकात हो रही हैं। शरीफ ख़ानदान की चौधरी शुगर मिल, जरदारी साहब के दोस्तों की शुगर मिल्स की तहकीकात हो रही हैं, मगर दूसरों की तहकीकात नहीं हो रही। इसके अलावा वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने, जो वज़ीर आज़म के बड़े करीबी दोस्त हैं, वज़ीर आज़म उनकी बात और मशवरा मानते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें शुगर माफिया ने धमकियाँ दी हैं और वो ये बात वज़ीर आज़म के नोटिस में लेकर आए। 40 साल में कभी ये हुआ, आप मुतअद्दिद बार वज़ीर रहे हैं, कि सिटिंग वज़ीर वज़ीर आज़म का दोस्त हैं आपको धमकी दे दी किसी शुगर माफिया वाले ने? किसी ने इतनी हिम्मत की कभी? मैंने ऑन रिकॉर्ड लिखाया कि मुझे बीजिंग में शुगर माफिया ने धमकी दी और काबीना में मैं शुगर माफिया की क्या, मैं तो गुड़ की जो वो कढ़ाइयाँ होती हैं उसका दिफा करता हूँ कि DC गुड़ की कढ़ाइयाँ, गुड़ ही नहीं बनाने देते एक देहातों में, और गुड़ की कढ़ाइयों का दिफा करता हूँ। हालांकि गुड़ चीनी से महंगा है, लेकिन वो जो लोग बेचारे जिनका गन्ना नहीं उठाया जाता वो गुड़ बनाना चाहते हैं, डिप्टी कमिश्नर गुड़ नहीं बनाने देते उनको, क्योंकि ये सारे एक नथु सिंह एंड फतू सिंह जितने हैं ये आपस में माफिया जो हैं ये मिले होते हैं।
इस धमकी, इस शिकायत की क्या तहकीकात हुई, वो भी आवाम के सामने नहीं रखी गई। इसके बाद शेख रशीद ने हमारे ही प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि शुगर माफिया पाबंदी के बावजूद पंजाब हुकूमत से सब्सिडी लेने में कामयाब हो गया। ये फैसला हुआ कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी चीनी को, लेकिन वो चुप करके सूबे से ही लेकर चले गए, हमें तो पता ही नहीं लगा। अगर मैं कौम के सामने ये एतराफ़ करूं कि मुझे पता ही नहीं लगा शुगर माफिया सूबे से सब्सिडी लेके चली गई, मैं कौम के सामने एतराफ़ करता हूं। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा और उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी बात का नोटिस लिया और मैंने उन्हें बताया कि हमने ECC में ये फैसला किया था कि शुगर को सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन पंजाब से लेकर चले गए वो बासर लोग हैं। मगर फिर इस पर भी एक्शन नहीं हुआ, कोई बात आवाम के सामने नहीं रखी गई। वफाकी वज़रा ने शुगर माफिया की बात की, सब्सिडी की तहकीकात की बात की, मगर इस सब के बावजूद भी वज़ीर आज़म इमरान खान एक मुलाकात में मुतमईन हो गए। हैरत की बात है कि वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार समेत सब शुगर मिल्स के स्टॉक का ऑडिट क्यों नहीं कराते, कि किसके पास कितना स्टॉक था और अब कितना है, इतनी बुलंद कीमतों पर किसने कितनी चीनी बेची, किसने एक्सपोर्ट पर सब्सिडी ली और उसके साथ कितनी एक्सपोर्ट की। जब वज़ीर आज़म के दोस्तों और साथियों की बात आती है तो उनकी मिलों का ऑडिट करा के अवाम के सामने क्यों हकीकत नहीं रखी जाती, हालांकि खुद हुकूमती वुज़रा इस हवाले से बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म तो जहांगीर तरीन से मिलकर उनकी सारी बातें मान गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 70 रुपये फिक्स भी कर दी, जो पहले 68 रुपये थी, और रिलीफ का ऐलान करके उल्टा कीमत को बढ़ा दिया। यानी ये अब तय हो गया कि 53 रुपये की चीनी अब 70 रुपये से कम नहीं मिलेगी। अगर यूटिलिटी स्टोर पर 70 रुपये की होगी तो मार्केट में 75 से 80 रुपये की मिलेगी। अभी मार्केट में 83 रुपये की मिल रही है। यानी इस बात में भी शुगर मिल मालिकान कामयाब हो गए कि कम से कम चीनी की कीमत अब 70 रुपये है सब्सिडी वाली चीनी की, यानी मार्केट में उससे ऊपर ही चीनी मिलेगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने अपने इंटरव्यू में दावा किया कि शुगर का कोई कार्टेल नहीं है, क्योंकि ये बात उन्हें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराह ने खुद बताई। कंपटीशन कमीशन को कहा गया पाकिस्तान की कि आप चेक करें कि आटे और शुगर में कोई कार्टेलाइजेशन है। उन्होंने काबीना को रिपोर्ट पेश की, उन्होंने जाके कहा, उनकी चेयरपर्सन ने मुझे खुद बताया कि मैंने कहा जाके बताया, हमने स्टडी किया, शुगर की कोई कार्टेल की कोई एविडेंस नहीं है, कोई कार्टेल नहीं है। हालांकि बट आटे में है। आटे के जो मिल वाले हैं वो इकट्ठे बैठ के फैसले करते हैं, कीमत सेट करते हैं, बढ़ाते भी हैं, कम भी करते हैं, तो कार्टेल है। तो अच्छा। ये मैं क्या कह सकता हूँ। अब यहाँ सवाल ये उठता है, और सोचिए कि अगर तहरीक इंसाफ अपोजिशन में होती तो इमरान खान साहब का ये सवाल ना उठाते कि कंपटीशन कमीशन का काम है तहकीकात करना। कमीशन ने शुगर मिलर्स के खिलाफ तहकीकात करनी थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शुगर मिलर को उसी कमीशन की सरबराह ने काबीना इजलास की कार्रवाई बता दी, जिसे बुनियाद बनाकर जहांगीर तरीन ने मुतादिद टॉक शोज में यह दावा कर दिया कि कोई कार्टेलाइजेशन नहीं है। जिस कमीशन की रिपोर्ट का जहांगीर तरीन बार बार हवाला दे रहे हैं, उस कमीशन की कारकर्दगी पर खुद वज़ीर आज़म सवाल उठा चुके हैं। गुज़िश्ता माह 20 जनवरी को वज़ीर आज़म ने कमीशन की बुरी कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया था कि वो कार्रवाइयाँ करने में नाकाम हुआ है, और फाइनेंस डिवीजन को हिदायत की कि वो कंपटीशन कमीशन के फैसलों के हवाले से तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आज़म को बताया गया था कि कंपटीशन कमीशन की चेयरपर्सन को उनके ओहदे से गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हटा दिया गया था, मगर वो कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से अब तक ओहदे पर बरकरार है। फिर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा था कि गंदुम बहरान की तहकीकात हो रही है, कार्टेलाइजेशन में कंपटीशन कमीशन का अहम किरदार है, मगर वहाँ लीडरशिप का बहरान है। जो कार्टेलाइजेशन है, जिस तरह शुगर इंडस्ट्री है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा किरदार है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। उसमें कुछ मसाइल हैं, वहाँ पे लीडरशिप का बड़ा सीरियस बहरान है, लेकिन जो वहाँ पे लीडरशिप बैठी हुई है वो एक स्टे ऑर्डर लेके बैठी हुई है। अच्छा, वो स्टे ऑर्डर पे बैठी हुई है। वो स्टे ऑर्डर खत्म होगा तो हम वहाँ पे किसी को, देखिए जो ये कार्टेलाइजेशन है, अगर CCP कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना सही मानों में किरदार अदा करे तो ये तो आप 2 दिनों में ये शुगर माफिया, मीट माफिया, कोई भी माफिया है, कार्टेलाइजेशन है आप। लेकिन यह है वज़ीर आज़म की और उनके मुशीर एहतसाब की राय, मगर उसी कमीशन की रिपोर्ट का जहांगीर तरीन सहारा ले रहे हैं, और वो रिपोर्ट भी अवाम के सामने अभी तक नहीं आई है, मगर वो अवाम को बता रहे हैं और ये कहकर बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने मुझे कहा है कि जाके टॉक शोज़ में ये बातें करूँ। खुद कंपटीशन कमीशन की सरबराह ने ज़ाती तौर पर जहांगीर तरीन साहब खैरे को ने ये बात बताई। अब यहाँ एक और मामला भी सामने आता है। जहांगीर तरीन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद सिंध में एक शुगर मिल ली। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़राअत से मुताल्लिक अहम फैसलों का इख्तियार, पॉलिसी का इख्तियार जहांगीर तरीन को दिया हुआ है। उन्होंने ही तहरीक इंसाफ के 100 दिन के प्लान के लिए ज़रई पॉलिसी तैयार की और वो कई अहम इजलासों में शरीक भी हुए, और जब उनके काबीना के इजलासों में शिरकत पर एतराज़ उठा था तो उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म ने उनकी महारत को देखते हुए ज़रई पॉलिसी पर ब्रीफिंग के लिए उन्हें तलब किया। फिर जहांगीर तरीन ने वज़ीर खुराक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी
उन्होंने ये दावा भी किया था कि कपास की पैदावार पाकिस्तान में बढ़ाई जाएगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में कपास की पैदावार में रिकॉर्ड कमी आई है। 80 लाख बेल्स पैदा हुई हैं। पाकिस्तान 60 लाख बेल्स कपास दरामद कर रहा है, जिससे ज़र मुबादला का भरपूर नुकसान होगा। अगर जहांगीर तरीन वाकई कपास की पैदावार बढ़ाने और ज़ेर काश्त रकबा बढ़ाने में संजीदा हैं, क्योंकि उन्हें वज़ीर आज़म ने यह जिम्मेदारी दी है, तो कपास की जगह तो अब गन्ना लगना है। अगर वहाँ वापस कपास लगाई जाएगी जहाँ पर गन्ना लगता है, तो फिर गन्ना कम होगा तो शुगर मिल मालिकान को कम मिलेगा, नुकसान होगा। मगर फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद जहांगीर तरीन ने एक और शुगर मिल क्यों ली? अगर एक आम बिजनेसमैन होते हुए ये बात होता तो सवाल ना उठता, अगर ये बात होती। मगर वो हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसी बना रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं, कपास की पैदावार बढ़ाने का यकीन दिला रहे हैं, मगर खुद एक और शुगर मिल खरीद रहे हैं। तो सवाल उठे, अगर वो वाकई गन्ने की जगह कपास की काश्त और पैदावार बढ़ाने पर यकीन रखते हैं, तो पहले साल में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए बेहतर बीज, जदीद काश्तकारी के लिए किसान को क्यों सहूलियात नहीं दी गई? इतनी कम पैदावार क्यों हुई है? ये तो फौरी तौर पर किया जा सकता था, क्योंकि इतनी कम कपास की पैदावार हुई है। मौसमी हालात को जिम्मेदार करार दे रहे हैं वो, तो भारत में कैसे रिकॉर्ड फसल कपास की हुई है? पड़ोसी मुल्क में भी मौसमी हालात वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान में है। इसी तरह अहम बात यह है कि जहांगीर तरीन ने आटे के बहरान पर भी बात की। उन्होंने बताया कि आटे के मामले में मिसमैनेजमेंट हुई, आटे का बहरान 6 दिन में मगर हल हो गया। मगर कंपटीशन कमीशन की सरबराह ने जहांगीर तरीन को बताया कि आटे में कार्टेल है, चीनी में नहीं है। ये बात भी उन्होंने टॉक शोज में कही। अब बकौल उनके जो मामला 6 दिन में हल हो गया, उस पर तो कंपटीशन कमीशन की सरबराह कह रही है कि वहाँ पर कार्टेलाइजेशन है। मगर चीनी जहाँ मुसलसल कीमत बढ़ रही है, सस्ते गन्ने की चीनी 20 रुपये महंगी बिकती रही पूरा साल, अब भी बिक रही है। जहाँ शुगर मिल मालिकान 70 रुपये फिक्स कराने में कामयाब हो गए, यूटिलिटी स्टोर में 83 रुपये की मार्केट में बिक रही है, वहाँ कह रहे हैं कि कार्टेलाइजेशन नहीं है। जहांगीर तरीन कहते हैं कि काश्तकार खुश है, 50 से 60 अरब का फायदा काश्तकार को हो रहा है, काश्तकार को फायदा होने दें। क्या काश्तकार को फायदा हुआ है? इस पर बात करेंगे किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद महमूद से। खालिद महमूद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ज़ाहिर है आप आवाज़ उठाते हैं किसानों के लिए, मुसलसल उठाते रहे हैं। ये चीनी का स्कैंडल बना, ये सारे के सारे मामलात हुए, 50 से 60 अरब का फ़ायदा कहा जा रहा है कि किसान को हुआ। क्या ये बात दुरुस्त है कि 230 रुपये की एवरेज प्राइस कीमत गन्ने की किसान को मिली है और ये 50 से 60 रुपये का फ़ायदा खालिसतन किसान ही को हुआ है? देखें जी, मैं आपको अर्ज़ करूं, सबसे ज़्यादा जो रिकवरी है वो रहीम यार खां में है जी। और मोहतरम जहांगीर तरीन साहब की सारी शुगर मिलें भी वहीं पे हैं। वहाँ पे रिकवरी कोई 11 साढ़े 11% रिकवरी है जी। वहाँ पे जो इस वक्त गन्ने का रेट चल रहा है वो पहले 190 था, फिर 195 हुआ, फिर 200 हुआ, अब जाके परसों से वो 220 पे हुआ है। ऑन एवरेज अगर रेट निकालेंगे तो वो 200 से ऊपर काश्तकार को नहीं मिला होगा, क्योंकि पहले ज़्यादा टाइम 190 पे लिया गया है जी। अच्छा, मगर ये जो बात है उनकी तरफ से कि अगर कार्टेल होता तो हम इतना महंगा हम गन्ना क्यों खरीदते? उस पर भी हम फिक्स कर लेते तो कि 180-190 रुपये से हम ऊपर नहीं देंगे। क्या वाकई इस बात की निशानदेही करता है अगर कीमतें बढ़ी हैं बाद में जाके? देखिए मैं किसी काश्तकार ने ज़्यादा रेट नहीं मांगा। काश्तकार को जहाँ पे कुछ ज़्यादा रेट मिलता है वो किराए की मद में मिलता है। जब कोई शुगर मिल वाला दूर से आके गन्ना उठा के ले जाता है तो वो उतना किराया ज़्यादा देता है काश्तकार को वही 190-200 रेट आके बचता है और किराया भी उसी में शामिल होता है काश्तकार का। तो इसलिए आप काश्तकार के लिए ये देखें, जो इस दफ़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली गई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निकाली, पिछले साल थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 192 काश्तकार की और इस दफ़ा निकाली गई 186। हालांकि हमारी 70% पैदावारी लागत बढ़ चुकी है। जो हमारी आज से 1.5-2 साल पहले जो यूरिया थी 1200-1250 की, वो चली गई 2000 पे। जो डीएपी 2300 में थी वो चली गई 3800 रुपये पे। जो बिजली का यूनिट था 5 रुपये 35 पैसे वो चला गया। अब इस वक्त जो यूनिट का रेट आ रहा है वो 15-20-40 रुपये तक हमें यूनिट का रेट पड़ रहा है जी। इस तरह डीजल का रेट बढ़ गया, हमारे लेबर चार्जेस बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ गया। अब वहां पे बात होती है सिर्फ शुगर मिल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात होती है, काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं होती। देखे ना, शुगर मिल वाले मजबूत है या काश्तकार तो किसी जगह पे सब्सिडी का हुकूमत से नहीं ले सकते। जब सब्सिडी की बात होती है तो IMF आड़े आ जाती है, जबकि शुगर मिल्स मालकान पिछले साल भी 6 रुपये 60 पैसे फी किलो सब्सिडी ले गए पर केजी इसके ऊपर। उससे पिछले साल 10 रुपये 70 पैसे फी किलो ले गए। देखें जी, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है इस वक्त, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है। इस वक्त शुगर मिल हम पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना चीनी की सूरत में, 3 गुना कपास से ज़्यादा पानी लेता है और कॉटन एरिया में सारी शुगर मिलें आ गई हैं। ये मिसमैनेजमेंट है, प्लानिंग गलत है, मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। और उससे बड़ी बात है, पानी के अलावा ये पोटाश को ज़मीन से सक करता है। क्यों शुगर मिलें यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ रहीम यार खां में जा रही है? इधर से जब पोटाश खत्म होती जा रही है, गन्ने ने पोटाश सक कर ली, अब वो पोटाश वहाँ से जाके सक कर रहे हैं। ये बात आज तक किसी ने बात नहीं की होगी।
देखें जी, हम पाकिस्तानी, हमने अपने मुल्क के लिए सोचना है, फिर एंड कंज्यूमर जो हमारा गरीब शहरी है वो क्यों पे करे, वो ज्यादा अदायगी क्यों करे? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? वो तो गरीब है बेचारा, कोई चौकीदार है, कोई चपरासी है, किसी की 15,000 तनख्वाह है। मतलब अब जाहिर है आपका दावा है कि कोई महंगी चीनी नहीं बेची है काश्तकार ने। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं 230 रुपए की एवरेज है, 40-50 अरब रुपए किसान की जेब में चले गए हैं। क्रशिंग लेट हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी, किसान की या शुगर मिल मालिकान की? हम तो चाह रहे थे कि जल्दी करें, 1 नवंबर को करें, लेकिन इन्होंने आके कोई 25-26 नवंबर को आके क्रशिंग शुरू की। उसके बाद जब क्रशिंग शुरू हुई तो उसके बाद इन्होंने अपनी मनमानी करने के लिए 10-12 दिन तमाम मिलें बंद कर दी, क्योंकि ये टोटल 20-30 लोग हैं, ये आपस में इत्तफाक कर सकते हैं। काश्तकार बेचारा क्या करे? काश्तकार तो ये गन्ना अपने घर में नहीं रख सकता, काश्तकार का गन्ने का कोई और इस्तेमाल नहीं है, इतना गुड़ भी नहीं बन सकता, फिर गुड़ बनाने की इजाजत भी नहीं होती। जहां पे लोग गुड़ बना रहे होते हैं वहां पे डीसी साहब पहुंच जाते हैं, वो उसको भगा देते हैं कि जहां गुड़ नहीं बनाना ये बेलने खत्म करो। यानी हर लिहाज से काश्तकार का इस्तेसाल होता है हर जगह के ऊपर। लेकिन मैं नहीं सिर्फ काश्तकार के इस्तेसाल नहीं है, वो एंड कंज्यूमर का भी इस्तेसाल है, गरीब शहरी का भी इस्तेसाल है। अब देखें कि हमने पिछले साल गंदम बेची 11.5, 12, 12.5, 1300 रुपए। सर गरीब शहरी ने वही गंदम, वही आटा 60 से 80 रुपए किलो खरीदा, वो पाकिस्तानी नहीं है। हमने पिछले साल आलू बेचे 5 रुपए किलो, एंड कंज्यूमर ने 40 से 50 रुपए किलो खरीदे। हमने पिछले साल गन्ना बेचा 180 रुपए मन, जब चीनी का रेट 50 रुपए किलो था, वही चीनी एंड कंज्यूमर को 80 रुपए किलो तक मिली। सर देखें, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ इन लोगों के लिए बना है। हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन हमें वो मराहत हासिल नहीं। आज मैं आपके फोरम पे ये कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए हमें पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम किया जाए। हमारे पास इस दफा जो क्रॉप रिपोर्टिंग है, कोई प्रोडक्शन कम नहीं हमारी, पिछले साल से प्रोडक्शन कुछ मन ज्यादा है। पिछले साल 685 मन थी फी एकड़, इस दफा वो बता रहे हैं 692 मन है। कमी कोई नहीं है किसी किस्म की, गन्ना भी है, काश भी उतनी है, काश की कमी भी नहीं है। इस दफा भी पंजाब में 17 लाख को 35,000 एकड़ काश्त है, लेकिन एक ड्रावा दे के चीनी तो पिछले साल की पड़ी हुई थी, कुछ शुगर मिल मैंने खुद देखी है, तो फिर कमी कहां से आ गई? देखो ना, ये पैसा बनाने का एक तरीकेकार है। मैंने तो जब देखा है कि यही लोग नुकसान में, रिबेट इन्हीं को मिलता है, सब्सिडी इन्हीं को मिलती है। क्या मुझे एक पूरे, मैं चैलेंज से कहता हूं, इस वक्त काश्तकार को किसी भी मकाम पे कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। मगर क्या कम से कम ये इकदाम कर रही है हुकूमत के कपास की काश्त जो है वो बढ़े, जैसा कि जहांगीर तरीन साहब ने दावा किया था, टेक्नोलॉजी बेहतर हो, बीज की क्वालिटी बेहतर हो, ये इकदाम कम से कम किए जा रहे हैं? मैं माजरत के साथ कहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम बना पिछले साल, जिसमें 309 अरब रुपए रखे गए 5 साल के लिए। रिसर्च के लिए 44 अरब रखे गए, उसमें कपास के लिए 1 रुपया नहीं रखा गया। उस प्रोग्राम में कपास शामिल नहीं है। अगर कपास शामिल नहीं है तो मैं समझता हूं पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया, क्योंकि हमारा ये व्हाइट गोल्ड है। मैं ये समझता हूं जब यहाँ पे गोरों ने आके यहाँ इस धरती पे कब्जा किया था, यहाँ पे आए थे, वो कॉटन इस व्हाइट गोल्ड के पीछे आए थे। आज ये देखें कि हमारा 15 मिलियन का बिल का टारगेट था पिछले साल, और हम 8 मिलियन अचीव कर सके हैं। मैं कॉटन ग्रोअर हूं जी, मैं 92 से कपास लगा रहा हूं। 92 में हमारी कॉटन प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया 1 करोड़ 10 पे था। हमने 30 किलो कॉटन बेल का वजन भी कम किया, आज हम 8 मिलियन पे हैं और इंडिया चला गया 4 करोड़ पे। वजह तरजीहात, ना इस पे रिसर्च हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। इस वक्त आप ये देखें कि अखबारों में इश्तिहार आ रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि गन्ने को प्रमोट किया जा रहा है। गन्ने के लिए 30,000 रुपए एकड़ काश्तकारी के रखा गया, इंसेंटिव रखा गया कि हुकूमत पंजाब देगी जो अच्छा काश्त करेगा, और उसके अलावा जो ज़रूरी आलात ले 50% सब्सिडी पे गन्ने के ज़रिए आलात मिले। कपास का तो कोई नाम नहीं आ रहा। अब माज़रत के साथ मैं कहूंगा कि इस वक्त कपास को कहीं भी प्रमोट नहीं किया जा रहा। कपास के रिसर्च के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। अगले साल के लिए हमारे पास बीज नहीं है। देखे ना, हमने जदीद टेक्नोलॉजी लाने के लिए यूएनओ से परमिशन लेनी है क्या? जब 60% आपकी एक्सपोर्ट कॉटन बेस्ड है, तो कॉटन को क्यों नहीं प्रमोट किया? क्यों नहीं उसकी जदीद टेक्नोलॉजी लाई जा रही? ना पिछली हुकूमतों ने कहा, हमारी बदकिस्मती ये है सर, जब जरदारी साहब आए वो भी शुगर मिल के मालक, जब नवाज शरीफ आए वो भी शुगर मिल के, अब जब ये है यहाँ भी शुगर मिल है। अब देखें ना, हम पाकिस्तान कहाँ जाए? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट दिन ब दिन कम होती जा रही है। आपका एडिबल ऑयल इस वक्त $4 बिलियन की इंपोर्ट है उसकी। अगर हमारी कॉटन ज्यादा होगी तो हमारी वो इंपोर्ट कम होगी, क्योंकि एडिबल ऑयल कॉटन से भी आता है। फिर कॉटन से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 60 से 80 मन लकड़ी मिलती है जनूबी पंजाब से लेकर सिंध तक। अब वो गरीबों के पास लकड़ी नहीं, वो दरख्त काट रहे हैं। मौसमियात का इस वक्त मसला बन रहा है, माहौलियात का मसला बन रहा है, क्योंकि दरख्त जब काटे जाएंगे तो माहौलियात का मसला बनेगा। बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त हाल है, सवालात उठ रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान शुगर माफिया के बारे में क्या कहा करते थे, वो भी सुनिए। शुगर इंडस्ट्री में हमने सबने देखा है कि क्योंकि हमारे बड़े बड़े ताकतवर लोग, शुगर मिल्स, पॉलिटिशियंस के पास शुगर मिल्स हैं, जो हमारी शुगर
की पॉलिसी बनती है वो हाईजैक कर लेते हैं ये ताकतवर माफिया। इसलिए इंशाल्लाह जब भी अगर अल्लाह ने इक़्तिदार दिया तो पॉलिसी बनाएंगे कि इक़्तिदार में आके आप अपनी जात को फायदा नहीं पहुंचा सकते, आप अपने बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप करते हैं तो असल जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो मार खा जाता है, पॉलिसी डिस्टॉर्ट हो जाती है। मगर अब इमरान खान पर ही इल्ज़ाम लग रहा है कि माफिया उनकी हुकूमत से फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म के करीबी साथियों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं और वज़ीर आज़म ये सब बताने और दिखाने पर मीडिया को माफिया कह रहे हैं। ऑपोजिशन में मीडिया की तारीफ़ें करते थे, माफियाओं के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान आवाज़ उठाते थे, और अब वो हुकूमत में आए हैं तो मीडिया तो माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और वज़ीर आज़म मीडिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उसे माफिया कह रहे हैं और माफिया अरबों रुपए का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है। माजी में भी जब भी जहांगीर तरीन पर इल्ज़ाम लगा, वज़ीर आज़म ने उनका भरपूर दिफा किया। वो अपने दोस्त के साथ खड़े नजर आए। अपने माली और खानसामाओं के जरिए जहांगीर तरीन पर 7 करोड़ रुपए की इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा। जहांगीर तरीन ने 7 करोड़ 20,67,000 रुपए जुर्माने के साथ वापस किए, यानी उन्होंने जुर्म तस्लीम किया और जुर्माना अदा किया। ये बड़ा जुर्म है, खासतौर पर मगरबी ममालिक में जिनकी वज़ीर आज़म मिसालें देते हैं। मगर जब ये जहांगीर तरीन पर इल्ज़ाम लगा और उनसे सवाल हुआ तो वज़ीर आज़म ने किस तरह उनका दिफा किया। इसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट ने रिसीवेबल तनख्वाह पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया तो वज़ीर आज़म इमरान खान उस फैसले से खुश हुए, जजिस की भरपूर तारीफ की, जलसों में इसका जिक्र किया। अलबत्ता जब जहांगीर तरीन की नाअहली का मामला सामने आया तो इमरान खान ने कैसे दिफा किया। अब एक बार फिर से जहांगीर तरीन पर इल्ज़ाम लग रहा है और अब एक बार फिर से वज़ीर आज़म उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, खुसरो बख्तियार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी हुकूमत के जिन वज़रा पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं वज़ीर आज़म उनके साथ खड़े नजर आए हैं। पेशावर मेट्रो पर इल्ज़ाम लगा, मालम जब्बा पर इल्ज़ाम लगा, उन सब के खिलाफ तहकीकात के बजाय खामोश रहे और पेशावर मेट्रो पर तो जाके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्टे ऑर्डर ले लिया। हालांकि जब वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब हुए थे तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज़्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वजीरों पे रखेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। और अब ये सूरत हाल है। जहांगीर तरीन साहब को हम फिर दावत दे रहे हैं, लाइव प्रोग्राम है, वो ब्रेक के बाद भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। हम 2 दिन से उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोग्राम में आए, उस हवाले से सवालात के जवाब दें। एक ब्रेक, उसके बाद एक और अहम खबर के साथ हाजिर होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में हुकूमत के जारहाना रवैये से नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच अटॉर्नी जनरल के जजिस पर लगाए गए गुज़िश्ता रोज के इल्जामात पर बरहम है और अटॉर्नी जनरल को तहरीरी सबूत देने का हुक्म दे दिया और ऐसा ना करने की सूरत में तहरीरी मुआफ़ी मांगने की हिदायत की है। केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बैरून मुल्क अपने बीवी बच्चों के नाम जायदादों को तस्लीम किया है और उन्होंने इन जायदादों को अपने असासों में जाहिर ना करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की है। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो अदालत को इन कवानीन के बारे में बताएं जिनके तहत जज को अपने अहले खाना और उनके असासों को जाहिर करना चाहिए था। अदालत गुज़िश्ता कई माह से इन दरख्वास्तों को सुन रही है और बेंच में शामिल जजेस पूरी तैयारी करके आते हैं, लेकिन आपने कोई तैयारी ही नहीं की है। कभी जज की तरफ से इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने का जिक्र करते हैं, कभी जजेस के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की बात करते हैं। आप ना कानूनी हवाले दे रहे हैं, ना ही मरकजी मुकदमे पर बात कर रहे हैं। रेफरेंस को बरकरार रखने के लिए कानूनी तौर पर साबित करें कि बैरून मुल्क जायदाद को जाहिर करना लाजिम था। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप हमारे सवालात का जवाब देने के अलावा बाकी सब बातें कर रहे हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वो अदालत की तरफ से पूछे गए तमाम सवालों के जवाब देंगे। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इस मौके पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जो बातें आपने कहनी हैं आपकी इस हवाले से तैयारी नहीं है, आप बड़ी खूबसूरती के साथ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। जस्टिस उमरता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि कल भी आपने एक बड़ी बात कर दी थी, आप गुज़िश्ता समाअत में लगाए गए इल्जामात से मुताल्लिक तहरीरी सबूत जमा कराएं और ऐसा ना करने की सूरत में पीर तक तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। साथ ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी अटॉर्नी जनरल के जजिस से मुताल्लिक नामुनासिब रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है और वज़ीर कानून फरोग नसीम और अटॉर्नी जनरल अब्दुल मंसूर के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।